बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा जो टॉपिक है फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर आपको याद होगा, हम चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। यानी एक सर्कल के अंदर की जो मोशन है हम उसको अभी तक स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शार्ट के तौर पे भी, और कभी कभी इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं और शार्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाते होते हैं। और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम आपको कल बताया था, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी है, यानी पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस और लीनियर मोमेंटम। ये आपके पास इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन थी वो होती थी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फिक्स कब रहेगा। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्यों ज़रूरी है? ये आपके पास किसी एंगल के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी को मूव करने के लिए रिक्वायर क्वांटिटी है। यानी अगर कोई सर्कुलर पाथ के अंदर टॉर्क आके रोकना चाह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस हमारे पास कोई बॉडी शो करेगी वो आपके पास उसका है एंगुलर मोमेंटम है। अब आपके पास आज का टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले है इसकी स्टेटमेंट इसकी क्या होगी? टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे क्योंकि एंगुलर मोशन है, और जब एंगुलर मोशन क्या है, जब टर्न की बात कर रहे हो, एंगुलर की बात कर रहे हो, तो एंगुलर के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम होता है ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी टॉर्क। यानी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई अब एक्सटर्नल टॉर्क मौजूद नहीं है। टॉर्क, और जब टॉर्क के बगैर बात करेंगे तो ये हमारे पास एल टोटल जो होगा ये इक्वल होगा हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड Ln विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल शेप बनेगी। ठीक है, अब आपके पास अगर फिज़िक्स के अंदर देखो तो हर चीज़ जो है रोटेट कर रही है, उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम का रोल है। और ये रोल आपके पास इसको फंडामेंटल आपके पास प्रिंसिपल बना देता है, फंडामेंटल लॉ बना देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो इसका मतलब है कि ये रेंज, फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को इसने तकरीबन एक तरह का घेरे में लिया हुआ है। कॉस्मोलॉजिकल के अंदर गैलेक्सीज जो हैं वो आपके पास एक फ़िक्स एक्सिस के गिर्द घूमते रहते हैं। वो फ़िक्स एक्सिस क्या है वो अलग हमारे पास टॉपिक है, लेकिन एक फ़िक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन रखने के लिए, एक फ़िक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आपका ध्यान डाइवर्ट करता है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। ये कॉस्मोलॉजिकल से सब माइक्रोस्कोपिक तक ले लो। सब माइक्रोस्कोपिक क्या होगा? सब माइक्रोस्कोपिक हमारे पास यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के अंदर बाकी चीज़ों के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम का भी रोल होता है, कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब आपके पास इसके अलावा हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा के लिहाज से देखें तो आपके पास इसको कांस्टेंट रहने के लिए अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो हमारे पास ये चीज़ लेस होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। दोनों चीज़ें बराबर रहेंगी, एक दूसरे के लिहाज से आगे बढ़ेंगी, कम होंगी, तो आपके पास जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसका डेली लाइफ के अंदर एंगुलर मोमेंटम की क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा डाइवर्स की हम बात कर लेते हैं, जो वाटर के अंदर डाइव करने जा रहा है। ठीक है, अब जब वो स्टार्ट में पहला पॉइंट है, जब वो खड़ा हुआ है
सबसे पहले क्या करेगा, अपने वो बाजू को एक्सटेंड करेगा, बॉडी एक्सटेंड करेगा। जब वो बॉडी को एक्सटेंड करेगा तो बॉडी एक्सटेंड करने की वजह से उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी उसकी रोटेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी, रोटेशन एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब आपके पास दूसरा हिस्सा जब वो ऊपर की तरफ जंप करता है तो जंप करके बॉडी क्या करेगा, बॉडी को स्ट्रेच करेगा। बॉडी स्ट्रेच करेगा तो आपके पास आई की वैल्यू लेस हो जाएगी, ठीक है। जब तक ये हमारे पास बढ़ेगी उसके लिहाज से ओमेगा की वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, कम होगी, ठीक है। अब इसका मतलब है अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा समरसॉल्ट्स लेनी है तो उसके लिए पहली बात कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, दूसरी बात उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी कब ज़्यादा होगी, जब आपके पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट कैसे ली जा सकती हैं, ये याद रखना है आपके ने कि जब आपके पास ज़्यादा कलाबाजी तब लेगा जब आपके पास उस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होगा और उसकी जो स्पीड है वो फास्टर होगी, ठीक है जी। ये हमारे पास एक चीज़ होगी। इसके बाद आ गया जी, इसके अंदर इसका मतलब है कि हम अगर ओवरऑल बात करें तो I1 जो है यानी जब पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था वेलोसिटी कम थी, वो बराबर है जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों केसेस के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जो होगा वो कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब है डाइवर स्पिन फास्ट कब कर सकता है, जब उसका एंगुलर मोमेंटम कम हो, एंगुलर स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। और इसके अंदर इस टॉपिक से हमने तीन चीज़ें सीखी हैं कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो एंगुलर मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमें पहले ही पता है। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होने की एग्जांपल नहीं आपको समझ आई होगी, तो ये देखिए अगर आपके पास आप सन की बात करो, ये आपके पास सन है तो इसके गिर्द ये सन एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द जो ज़मीन है वो आपके पास कंटिन्यूसली क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। तो इसका मतलब है क्यों, देखो एक्सटर्नल टॉर्क क्यों नहीं ज़मीन के ऊपर लग रहा। अब ये जो सन है और ये जो हमारे पास अर्थ है ये एक सिस्टम मान गए हैं। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इतनी ज़्यादा है कि बाहर से लगने वाली कोई भी फोर्स उस फोर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास, और ये एग्जांपल भी है कि कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल दें तो आपने यही बताना है कि जब अर्थ जो है ज़मीन अर्थ जो है सन की गिर्द रोटेट करता है, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका होता है, और फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से आप कहते हो कि आपके पास ग्रेविटेशनल पुल जो है उसके अंदर कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होने देता, और इंटरनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन जो है वो हमेशा सन के गिर्द रोटेट करता रहेगा। ये बात हो गई हमारे पास ऑर्बिटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसका दूसरा हिस्सा आज के लेक्चर का वो ये है कि आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्योंकि रोटेट कर रहा है वेलोसिटी बार बार पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है स्मॉल सा छोटा सा आर्टिकल है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने याद रखनी है कि जो रोटेशन मोशन होती है ना, रोटेशनल मोशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि आपके पास ट्रांसलेटरी पार्ट भी होता है वेलोसिटी का, ठीक है, और रोटेशनल पार्ट भी होता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास टोटल वेलोसिटी की बात करो किसी रोटेशन मोशन के अंदर तो ये आपके पास टेंजेंट वेलोसिटी है और ये आपके पास रोटेशनल वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी ये होगी, ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर। लेकिन जब आप बात करोगे सिर्फ लीनियर मोशन की, वन डायमेंशन मोशन की, तो आपको सिर्फ ये ट्रांसलेटरी मोशन ही आएगी, ये वाला पार्ट वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, टेंजेंट होंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इस तरह से है तो हमने सबसे पहले अज्यूम करना है काइनेटिक एनर्जी को समझना है। सबसे पहले हम एक सर्कुलर पाथ लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, उस सर्कल के अंदर हम कहते हैं कि ये हमारा फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द कोई बॉडी जो है वो स्पिन कर रही है, स्पिनिंग होती है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, और ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक उस बॉडी का जो डिस्टेंस है उसको हम आर आई कह लेते हैं, यहाँ पे एम है, ठीक है। और जब हम वेलोसिटी एंगुलर की बात करेंगे तो वो हमारे पास अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, क्योंकि आपको पता होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर जो मोमेंटम है सबकी डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होगी, इसका मतलब है कि आपके पास एक बॉडी जो है वो स्पिन कर रही है इस एक्सिस के गिर्द ऐसे,
जब वो स्पिन कर रही है तो इसका मतलब है वो अपने एक्सिस के स्पिन कर रही है अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट गिरा हुआ होता है, मास गिरा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल की बात करें तो आपने एम जो है मास एम है, ठीक है। मास हमारे पास कितना है जो रिवॉल्व कर रहा है, हम उसको एम आई कह लेते हैं। आपके पास रेडियस कितना है? रेडियस आपके पास आर आई है। तो इसका मतलब है कि अगर आप बात करो कि वी आई जो है वो किसके इक्वल होगा? वी आई हमारे पास इक्वल होगा आर आई ओमेगा के। ओमेगा क्यों नहीं आई लिखा? क्योंकि ओमेगा सेम है सबके लिए, पूरी बॉडी के लिए एंगुलर मोशन सेम ही रहेगी। जब ये सेम रहेगी तो हमें पता है कि हम काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेटरी से शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी क्या होती है? वो हमारे पास इक्वल होती है 1/2 एम वी का स्क्वायर। जब इस v की जगह पे हमने वी आई लिखा, आर आई ओमेगा लिखा, तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया ट्रांसलेटरी से रोटेटरी के अंदर। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1/2 एम आर आई ओमेगा का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1/2 एम आर आई का स्केयर ओमेगा का स्केयर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आपके पास जो बॉडी की अगली बात है कि हमारे पास ये जो टर्म है, ये टर्म किसके इक्वल है? इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1/2 आई, ठीक है, मेगा स्केयर। क्योंकि आई हमारे पास हमने प्रूव किया हुआ है एम आई आर आई का स्केयर जो है ये इसके इक्वल होता है। अब इसका मतलब है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास M1 हो, M2 मैस हो, M3 मैस हो और वो सारे मैसेज रिस्पेक्टिवली R1 के ऊपर, R2 के ऊपर और R3 के ऊपर पड़े हुए हों, तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन फॉर वन ये किसके इक्वल होगी? 1/2 M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा। और दूसरे के लिए हमारे पास क्या होगी? 1/2 M2 R2 ओमेगा, ठीक है। इसी तरह से n के लिए क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? वो हो जाएगी 1/2 MN RN का स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो इसको सम अप करेंगे तो क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ओमेगा कॉमन बन जाएगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर और ये सो ऑन MN RN का स्क्वायर। तो ये सारी टर्म अगर इस समीशन की फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 समीशन आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, एन एम आई आर आई का स्क्वायर और ओमेगा। यानी ये देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है। यहाँ तक बात हो गई क्लियर जी? बहुत आसान सा टॉपिक है। अब आपके पास रोटेशनल और स्पिन बॉडी के लिए ये हमने चीज़ कंसीडर कर ली है, ठीक है। यानी हमारे पास जो एंगुलर जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल है वो आपके पास उसका जो सम है वो टोटल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप किताब के साथ जुड़े रहेंगे। आप किताब से हटेंगे तो फिर मेरे के लेक्चर की समझ आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं किताब के लिहाज से ही पढ़ा रहा होता हूँ, उसमें से पॉइंट्स निकाल के आपको समझाने होते हैं। तो किताब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपके पास जब रोटेशन की अब बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, जब स्पिनिंग बॉडी है, कोई एक बॉडी स्पिन कर रही है, इसका मतलब पिछले टॉपिक से हमने कंक्लूड क्या किया है कि जब एक बॉडी स्पिन कर रही है फॉर रोटेशन, ठीक है, फॉर रोटेशनल एंड स्पिनिंग बॉडी, जब रोटेशन और स्पिनिंग बॉडी की बात करेंगे तो रोटेशनल और स्पिनिंग बॉडी की बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं वो कंसीडर करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी ना इस तरह के केस के अंदर, तो वो हमारे पास इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी। यानी आपके पास दोनों काइनेटिक एनर्जीज, आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम होनी चाहिए। ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है जब स्पिनिंग ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे होते हो। इसके बाद जी इसके एक एग्जांपल कौन सी हो सकती है? अगर आपके पास ये एक टायर है, ठीक है, इस टायर के अंदर ये चक्के, वो जिसको चक्के कहते हो जो भी कहा जाता है, उसके अंदर जो तारें लगी हुई हैं इस तरह, जब ये टायर आगे इस तरह से मूव करेगा तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल, और जब ये इस तरह आगे की तरफ मूव करेगा तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी। यानी एक टायर जो है, फ्लाई व्हील जो है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से आपके पास
एक ही टाइम के अंदर दो काइनेटिक एनर्जीज अटेन हो रही होती हैं, रोटेशनल भी और ट्रांसलेटरी भी। ठीक है, ये सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक डिस्क और एक हूप के अंदर कैसे काइनेटिक एनर्जी बिहेव करती है। तो इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू असाइनमेंट के तौर पे दी थी, वो आपने नहीं की होंगी। अगर नहीं भी की तो चलो हम करवा देते हैं आपको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हम यहाँ पे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप। डिस्क क्या होती है? डिस्क आपके पास जिस बिल्कुल ये वाली शेप जिसके अंदर आपकी बॉडी इस तरह से डिवाइड हो रही हो, और हूप बिल्कुल जो आपके पास बैरूनी हिस्सा सिर्फ ऐसे, जैसे आपने देखा होगा टायर नहीं होता, टायर के अंदर टायर की जो ट्यूब होती है उसको आप हूप कह लो। यहाँ पे हम डिस्क से शुरू करते हैं। डिस्क से शुरू करने के लिए सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आपको पता है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर होता है, क्योंकि आपने पता क्या करना है, आपने इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिखना है। तो 1/2 आई ओमेगा के इक्वल होगा, तो आई जो होता है ना डिस्क के लिए वो होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन बनेगी वो बनेगी 1/2 एम आर स्क्वायर मेगा का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो v इज़ इक्वल टू आर मेगा होता है, और अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर लो वो वाली टर्म बन जाएगी। तो ये बन जाएगा सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत कर दी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 भी करना था। ठीक है, 1/2 एम आर स्क्वायर मेगा, क्योंकि ये देखो आई की वैल्यू जो पुट करनी है तो वो ये वाली पुट करनी है। तो ये बन जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर मेगा का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 1/4 एम वी का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी जब, अब देखो इस तरह से इसको समझना है, ये इंक्लाइन से गिर रही है ऐसे, ये आपके पास जब ये रोलिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है, रोल होते होते वो नीचे आ रही है, तो रोल होते हुए उसकी हाइट जो है h है। ठीक है, तो रोल हो रही है, आगे भी जा रही है, तो इसका मतलब है कि जब वो रोलिंग करके हाइट उसकी डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के टोटल चेंज के ऊपर, यानी लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक। तो यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है? mgh। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/4 एम वी का स्क्वायर, या फिर एक स्टेप और लिख देता हूँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। का मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन तो वही होगी 1/2 एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा? 1/4 एम वी का स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो ये बन गया mgh। इस साइड पे 4 आप लोगे एलसीएम के तौर पे, तो ये बन जाएगा आपके पास एलसीएम यहाँ पे आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, प्लस 2 और ये 7 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बड़ा आसान सा टॉपिक है आज वाला। तो इसको नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, इसका हिस्सा जो रह गया थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से लिखेंगे। वो लिखा जाएगा 1/mgh, mgh इज इक्वल टू 3/4 एम वी का स्क्वायर, एम के साथ कैंसिल, ये बन जाएगा 4/3gh, और ये बन जाएगा आपके पास v के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास v इज इक्वल टू gh के साथ जो है 4/3 भी अंडर रूट में आ जाएगा। ये हो गया डिस्क के लिए। अब आप हूप के लिए, फॉर हूप बात करते हो, फॉर हूप। हूप के लिए आप क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो आपके पास 1/2 रोटेशनल से स्टार्ट किया करोगे, आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और जब ये आई ओमेगा स्क्वायर आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना हूप का, वो आपके पास होता है एम आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा 1/2 एम वी का स्क्वायर, बिकॉज v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा
काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब है ये बन जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 mv का स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा mgh ही, और ये बन जाएगा आपके पास mv का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 1/2 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये बना, तो इधर बन जाएगा mgh। तो आप m को m के साथ कैंसिल करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू gh अंडर रूट। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल। तो अब आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो होगी वो ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ऑफ रूट। ठीक है, कितने फैक्टर से होगी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ भी है। ठीक है जी, आज का लेक्चर मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है या रियल एंड अपेरेंट वेट है, तो उसको देखेंगे जी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह।